हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर मैगजीन अगस्त 2024 की, जिसमें आज गाइस हमने जो कल टॉपिक्स हम नहीं कर पाए थे, कल वीडियो में किसी कारण से नहीं बना पाई, आज हम गाइस सिक्योरिटी प्लस इन्वायरमेंट दोनों टॉपिक्स को कवर करेंगे। सिक्योरिटी का पूरा पोर्शन क्योंकि बहुत छोटा है इसलिए वो, प्लस इन्वायरमेंट के कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है, कुछ कल कवर कर लेंगे। तो हम सबसे पहले चलते हैं आज सिक्योरिटी के पोर्शन पे जो हमें कंप्लीट करना है। जिन भी बच्चों का आज मेंस एग्जामिनेशन है उन सभी को ऑल द बेस्ट फ्रॉम पीएम पाठशाला। ठीक है, अब देखते हैं सिक्योरिटी का पहला टॉपिक है जिसका नाम है 25 ईयर्स ऑफ इंडियाज़ न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। ठीक है, इंडिया के जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसके 25 साल कंप्लीट हो गए हैं, उसके बारे में हम ये न्यूज़ सुनने वाले हैं। अच्छा, वाई इन द न्यूज़, इंडिया ना सेलिब्रेट कर रहा है अपने 25 साल न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन लॉन्च के। क्या कर रहा है इंडिया? अपने 25 साल, यानी इंडिया जो है वो सिल्वर जुबली मना रहा है कि जब उसने क्या किया था, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को लॉन्च किया था। आज की डेट में एक छोटा सा फैक्चुअल डेटा दिया हुआ है जो आपको याद रखना है। वो क्या दिया हुआ है कि एज़ पर सिप्री, सिप्री क्या है? सिप्री आपको बताती है कि किस देश में डिफेंस का कितना सिस्टम है, क्या वहाँ पर चल रहा है, वो सब बातें सिप्री बताती है। सिप्री का फुल फॉर्म याद रखना, स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो डेटा देता है ग्लोबल सिक्योरिटी से रिलेटेड। सिप्री जो है 1966 में पाया गया था, फाउंड हुआ था, और ये स्टॉकहोल्म पर है, इसीलिए स्टॉकहोल्म बेस्ड ही नाम भी रखा हुआ है। तो ये आपको ज़रूर छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। सिप्री का मिशन पता है क्या है? सिप्री ये जानना चाहता है कि वर्ल्ड में कितने स्टेबल पीस है, कितना पीसफुल है, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट से कितना दूर है। तो सिप्री का ये सारा काम होता है। तो जब सिप्री ने अपनी ईयर बुक निकाली ना 2024 की, तो उसमें बताया कि जो इंडिया का आर्सेनल है ना, वो इंक्रीज़ हो गया 164 से 172 हो गया। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग आपका स्लाइड इंक्रीज देखने को मिला, यानी हम वॉर हेड पे, क्योंकि 2 वॉर हेड एडवांटेज ओवर पाकिस्तान लेने के लिए ही हमने ये काम किया है। अब इंडिया की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो क्या है उसके बारे में देखते हैं, उसके की फीचर्स को समझते हैं। देखो, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बेसिकली क्या होती है, जिसमें गोल्स लिखे हों, मिशंस लिखे हों, जो आपको गाइड करते हों कि कैसे न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय करना है, कैसे उनको यूज़ करना है। ये सारी की सारी बातें न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में, डॉक्ट्रिन का मतलब होता है पूरी प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं कि कैसे कैसे आपके क्या गोल्स हैं, आपके क्या मिशन हैं, आप कैसे न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करोगे, ये सारी चीज़ें। अब हम चलते हैं की फीचर्स ऑफ इंडियाज़ न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला जो की फीचर है इंडिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का वो है बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग अ क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंट, यानी कि न्यूक्लियर आर्सेनल्स विल बी मिनिमल इनफ टू प्रोवाइड क्रेडिबल डेटरेंस अगेंस्ट एडवर्सरीज। ठीक है, ये बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि कैसे ये आपने करना है, यानी कि एक मिनिमम डेटरेंट देने के लिए एक, देखो अगर बिल्कुल, अब देखो आप समझ लो डेटरेंस का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय डेटरेंस? देखो, डेटरेंस का मतलब होता है ऐसे सभी एक्शन और इवेंट को डिस्करेज करना जिससे ना कोई फियर फैले। बात समझ रहे हो आप? डेटरेंस का एक सीधा सा मतलब यही होता है कि अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस में भी देखो डेटरेंस का मतलब, तो डेटरेंस का सीधा मतलब है कोई ऐसी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रैटेजी जिससे आप एडवर्सरीज के थ्रेट और एग्रेशन को रोक पाओ। आप, कोई अटैक होने वाला है, कोई एनिमी कंट्री अटैक कर रही है, तो आप कैसे उनके साथ एक पीस मेंटेन कर पाओ। डेटरेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डेटरेंस से ही आप बैलेंस ऑफ पावर कर सकते हो। तो न्यूक्लियर आर्सेनल इसीलिए हम लेकर आए हैं। सबसे पहली बात, इंडिया ने साफ तौर पे कहा, देखो हम ना एडवर्सरीज़ के अगेंस्ट ला रहे हैं। आप ये मत समझो हम किसी कंट्री पे, किसी कंट्री को ख़राब करने के लिए या उन पर अटैक करने के लिए ला रहे हैं। हम बस ये चाहते हैं कि कोई अगर एडवर्सरी हो, कोई ऑपोजिशन आए या कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, तो उसमें हम, ऐसा ना हो कि हमारे पास कुछ हो ही ना। हमारे चाइना के पास भी है, देखो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, पाकिस्तान के पास भी है, तो हम तो नेबर से ही घिरे हुए हैं जहाँ पर, तो हमें तो चाहिए ही था भाई। फिर पोस्चर ऑफ नो फर्स्ट यूज, साफ इंडिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में एक बात लिखी हुई है कि इंडिया जो है वो कभी भी रिटेलिएशन, अगर कुछ ऐसा हो रहा है अगेंस्ट न्यूक्लियर अटैक, इंडिया कभी भी खुद से शुरुआत नहीं करेगा। यानी न्यूक्लियर वेपन कभी तभी यूज़ किए जाएंगे
जब कभी न्यूक्लियर अटैक होगा इंडियन टेरिटरी में या इंडियन फोर्सेस पर, कभी भी अगर न्यूक्लियर अटैक होगा तभी हम यूज़ करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स का, अदरवाइज़ हम यूज़ नहीं करेंगे। तो साफ हमारा एक पोस्चर है, नो फर्स्ट यूज़ इसी को कहते हैं। तीसरी बात है कि हम म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन पे बात करते हैं दोनों साइड की, यानी न्यूक्लियर रिटेलिएशन टू ए फर्स्ट स्ट्राइक विल बी मैसिव, एंड उसके बाद जो भी अनएक्सेप्टेबल डैमेज है उसको कैसे करना है, वो सब चीज़ें हमने इसमें लिखी हुई हैं। हम म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शंस पे बिलीव रखने वाली कंट्री हैं। हम ऐसा कुछ भी नहीं चाहते जिससे ऐसा हो जाए कि भाई और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो हमने साफ साफ कहा, देखो इन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? इन्फ्लिक्ट का मतलब होता है किसी को फोर्स करना, अनप्लेजेंट या किसी को अप्रिय अनचाही बात मानने के लिए विवश करने, ज़बरदस्ती करने को बेसिकली हम कहते हैं कि ऐसी ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं की जाएगी। साफ तौर पे म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन होगा। पता होगा दोनों कंट्रीज़ को साफ साफ कि देखो भी अगर हम ये सहारा ले ही रहे हैं अब, तो इससे दोनों को ही नुकसान होने वाला है। ये मिलिट्री स्ट्रैटेजी है हमारी, यही हमारी डॉक्ट्रिन है, समझ रहे हो ना। अटैकर को भी पता हो कि भाई क्या आगे इसके क्या होगा। मैट थ्योरी साफ तौर पे यही कहती है, सुपर पावर हैड इनफ इन न्यूक्लियर वेपन्स टू डिस्ट्रॉय द अदर। तो हमें अटेम्प्ट लेते वक्त पता हो कि अगर हम स्ट्राइक कर रहे हैं दूसरे पर तो दूसरे का इतना लॉस होगा, तो हम भी उसके लिए कहें। वाई इट इज़ मैड, मैड मतलब म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन होएगा। ये दोनों कंट्रीज़ को पता होगा कि अगर इतना फेंका गया तो इसके रिटर्न में भी ये फेंका जाएगा, तो आपको भी नुकसान होगा। बात समझ रहे हो आप? तो ये मामला साफ तौर पे हमने अपने डॉक्ट्रिन में लिख दिया है। फिर हमने क्या बोला? नॉन यूज़। हम न्यूक्लियर वेपन्स का कभी इस्तेमाल करना नहीं चाहते हैं। नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट पर तो कभी नहीं करेंगे, यानी जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है ही नहीं, हम उन स्टेट्स के साथ न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे। हमने साफ बोला, अपने डॉक्ट्रिन में बोला हमने। फिर हमने कमिटमेंट लिया टू द गोल ऑफ न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड, यानी ग्लोबल वेरीफाइबल नॉन डिस्क्रिमिनेटरी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का इस्तेमाल होगा। ऐसा कमिटमेंट होगा टू द गोल ऑफ न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड, यानी हमारा ऐसा वर्ल्ड हो जो कि न्यूक्लियर वेपन से फ्री होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? न्यूक्लियर वेपन से फ्री वर्ल्ड। हमारा ये साफ तरीके से मानना था कि ग्लोबली वेरीफाइबली हमारा क्या हो? नॉन डिस्क्रिमिनेटरी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का इस्तेमाल हो। हम चाहते हैं, हमारा वही गोल है आज भी, हम यही कहते हैं आज भी कि देखो हम तो यही चाहेंगे कि इस्तेमाल ना करना पड़े न्यूक्लियर वेपन्स का। हम आज भी इसी बात के लिए साफ तौर पे पूरे वर्ल्ड में बैठ के कसम खाते हैं कि देखो हम चाहते ही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं डिस्ट्रक्शन। हमें एटॉमिक पावर का ही याद है, हमें नागासाकी नहीं भूला। समझ रहे हो ना मेरी बात को आप? तो हिरोशिमा नागासाकी हमें कभी नहीं भूला। जब जब भी 9 अगस्त 8 अगस्त 6 अगस्त आती है तो हमें लगता है वो कि यार कैसा हुआ बुरा हाल। लेकिन हम में कोई करे तो हमें इसलिए रखना पड़ रहा है कि भाई हम डेटरेंस में थोड़ा तो रहें, बैलेंस ऑफ पावर तो करके रखें। फिर अगर गवर्नेंस की बात आती है तो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है, जिसमें कि पॉलिटिकल काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल बैठती है। अब देखो जो पॉलिटिकल काउंसिल है उसको तो प्राइम मिनिस्टर चेयर करता है, उसी के पास पूरी अथॉरिटी होती है कि न्यूक्लियर वेपन्स को, रिटेलिएटरी अटैक को कैसे ऑथराइज़ करना है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडवाइज़र बैठता है, ये पूरा डिसीजन लेता है कि कैसे एग्जीक्यूट करना है, पॉलिटिकल काउंसिल की डायरेक्शंस को कैसे कैसे एग्जीक्यूट करना है, कहाँ पे कैसे लेकर जाना है, इंप्लीमेंट कैसे करना है, तो वो एग्जीक्यूशन का काम कराता है। अब अगर इसी डॉक्ट्रिन के कुछ दूसरे एस्पेक्ट्स को हम देखें तो हमारे पास ना देखो ऑप्शन है ऑफ रिटेलिएशन विद न्यूक्लियर वेपन्स। ऑप्शन होता है हमारे पास रिटेलिएट करने का। पहले कोई भी अगर मेजर केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन्स अगर होते हैं, स्ट्राइक करते हैं अगेंस्ट इंडिया, तो हमारे पास ऑप्शन है रिटेलिएशन का साफ तौर पे। फिर कॉन्टिन्यूएंस ऑफ स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन एक्सपोर्ट ऑफ न्यूक्लियर, हमारे पास कॉन्टीन्यूसली एक्सपोर्ट इन न्यूक्लियर का, मिसाइल रिलेटेड मटेरियल्स का, टेक्नोलॉजी का, साफ तौर पर वो एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल है। फिर मोरेटोरियम है न्यूक्लियर टेस्ट का, हमने ये भी एक बना रखा है कि भाई देखो ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमारा ये मामला भी सुलझता चला जाए। अब यहाँ पर देखो एक शब्द आया मोरेटोरियम। मोरेटोरियम का मतलब समझते हो? एक टेम्प्रेरी तरीका, एक ऑफिशियल अरेंजमेंट जिससे एक एक्टिविटी को रोकने का। तो हमने वो भी बना रखा है, हमने वो भी बात करी हुई है। हम स्ट्रिक्ट कंट्रोल भी करते हैं, हम बिल्कुल चलते हैं ऑफिशियल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी नेगोशिएशंस के तहत भी चलते हैं। हम स्ट्रिक्ट कंट्रोल करते हैं कि कम से कम हम न्यूक्लियर एंड मिसाइल रिलेटेड मटेरियल को मंगवाएं। तो हम ये सब कर रहे हैं, हम जो भी मेजर इवेंट होते हैं उसके अगेंस्ट भी हम काम कर रहे हैं। मतलब अगेंस्ट क्या, मतलब हम भी ये पूरी तरह से जानना चाहते हैं कि देखो भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है कि ऐसा ना हो कि केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हो।
फिर इसका चीज़ें देखो, हमें ये भी समझना है कि जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है ना, ये बड़ी इवॉल्व हुई है। देखो, सबसे पहले जो हमारा टेस्ट हुआ इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी 1974 में, और ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा हुआ, जिसको पोखरण 1 कहते हैं। ये पहला इंडिया का पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था। इंडिया पहली ऐसी कंट्री बन गई थी। P5 मेंबर्स यानी परमानेंट 5 मेंबर्स जो हमारे हैं, कौन कौन है? रशिया है, चाइना है, फ्रांस है, और हमारे पास यूएस है, यूके है। इन पांचों कंट्री के अलावा इंडिया पहली ऐसी कंट्री बन गई थी जिसने कि न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट किया हो 1974 में। फिर 1992 में भी हमने पोखरण 2 किया, ठीक है, यानी ऑपरेशन शक्ति के नाम से ये हमने किया। जैसे ये ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा था ना, ये ऑपरेशन शक्ति के नाम से हुआ, ठीक है। तो इसमें फाउंडेशन थी फॉर इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, वेयर इन इंडिया एम टू रिकॉग्नाइज एज ए रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर। फिर 1999 में क्या हुआ, इंडिया में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बोर्ड था जिसने ये रिलीज़ करा ड्राफ्ट न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। इसमें चेयरमैन कौन बैठते थे? के सुब्रमण्यम बैठते थे, उन्होंने पूरा डिज़ाइन किया। फिर 2003 में इंडिया ने फाइनली जाके एक ऑफिशियल वे में न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को अपने डिज़ाइन करके पूरा निकाला, लॉन्च किया। तो ये हमारी जर्नी है इंडिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की। अब हम देखते हैं कि इंडिया का प्रेजेंट न्यूक्लियर स्टैंडिंग क्या है। अगर हम उसको ग्लोबल न्यूक्लियर डिस्कोर्स से चेक करें तो हमारा क्या है, देखो हमने साफ तौर पे देखो, एक ट्रीटी है जिसका नाम है CTBT। इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। याद रखो, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी पे अगर आपने साइन कर दिया तो आप कोई भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं कर सकते हो। इंडिया डिड नॉट साइन क्योंकि इंडिया ने साफ बोला लैक ऑफ टाइम है, हमारे पास कमिटमेंट है, हम उन स्टेट्स के साथ कैसे डील कर पाएंगे जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं। तो इंडिया ने इस पे साइन नहीं किया था। ऐसे ही एक ट्रीटी होती है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इसको हम न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कहते हैं। NPT 1968 में आई थी। इसका काम था न्यूक्लियर वेपन्स को कम करना, लिमिट करना थ्रू नॉन प्रोलिफरेशन, डिसआर्मामेंट और पीसफुल यूज़ न्यूक्लियर एनर्जी का बनाना। याद रखना, NPT पर भी भारत ने सिग्नेचर नहीं किया था क्योंकि हमने कहा कि ये बड़ी बायस्ड है, इसमें बड़ा भेदभाव है, इसमें न्यूक्लियर हैव्स और न्यूक्लियर हैव नॉट्स के लिए बड़ा भेदभाव कर रखा है, इसलिए हम इसे भी साइन नहीं करेंगे। फिर ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन की बात है, तो पहली लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट था जिससे न्यूक्लियर वेपन्स को बैन करने की बात करी गई थी। याद रखो, इंडिया ने इस पर भी सिग्नेचर नहीं किए थे। क्यों? क्योंकि ये कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ सेट स्टैंडर्ड्स को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था। अगर ग्लोबल मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम की बात करें, MECR की, तो इंडिया इसका पार्ट है MTCR का। 2016 में इंडिया ने ज्वाइन करा था। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम वासेनार अग्रीमेंट 2017। एक बार ये ना किसी पीसीएस एग्ज़ाम में क्रॉनोलॉजिकली आपको लगाने को आया था कि इंडिया ने MTCR कब साइन किया, 2016, वासेनार अरेंजमेंट 2017, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ग्रुप 2018 में यूज़ किया था। इंडिया, याद रखना, NSG का पार्ट नहीं है। NSG जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है 1974 में आया था। ये कब दिया गया? जैसे ही इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया उसके बाद दिल बुलाया गया। इसका काम है न्यूक्लियर एक्सपोर्ट को रोकना वेपन मेकिंग के लिए। तो याद रखो, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए कि CTBT पे हमने साइन नहीं किया, NPT पे साइन हमने नहीं किया, TPNW पे साइन हमने नहीं किया। हमने साइन किया MTCR पे, कब किया? 2016 में। वासेनार अरेंजमेंट पे साइन कब किया? 2017 में। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप पे कब साइन किया? 2018 में। इंडिया NSG का पार्ट भी नहीं है। NSG कब आया? जैसे ही इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट 1974 में किया, NSG को बनाया गया था। अब हम चलते हैं अपने आगे की कहानी पे। अब देखो, फैक्टर्स अंडरस्कोरिंग नीड फॉर इंडियाज़ न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पे चलते हैं। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिससे हमें लगता है कि इंडिया को न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की ज़रूरत है। एफिकेसी समझते हैं कि नो फर्स्ट यूज़ की क्या एफिकेसी है। बहुत डिबेटेबल एलिमेंट है इंडिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। न्यूक्लियर का जो देखो फेवर में है कुछ लोग फेवर में नहीं है। दोनों ही बातों को ध्यान से समझना है। कैसे है? देखो, अगर रिस्क ऑफ इनिशियल कैजुअलिटी की बात करते हो तो जो लोग इसके खिलाफ हैं वो क्या कहते हैं कि अनएक्सेप्टेबल इंडियन पॉपुलेशन की हाई कैजुअलिटी हो जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो जाएगा, सिटीज़ बर्बाद हो जाएंगी। जो लोग इसके फेवर में हैं, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की पॉलिसी के जो फेवर करते हैं, वो हैं वो लोग जो कि क्या कर रहे हैं,
इंडिया के स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट को कंट्रीब्यूट करने के लिए कह रहे हैं कि बिल्कुल करो, आपको जरूर। और आपको कहाँ से कोई रिस्क है, आपने MTCR साइन कर रखा है, आपको न्यूक्लियर कोऑपरेशन का मौका मिलेगा, तो आपको वर्ल्ड पे भी तो दिखाना है ना कि हाँ भाई हमारे पास भी कुछ है। फिर अगर देखो BMD की बात करें, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस की बात करें, तो अगेंस्ट वाले लोग कह रहे हैं कि बड़ा इलेबोरेटिव, बहुत कॉस्टली है। लेकिन जो फेवर में है वो लोग कह रहे हैं कि डिफेंसिव है, नॉन एस्केलेटरी स्टांस तो रहेगा, इंडिया के पास कुछ रहेगा तो आप कम से कम बैलेंस ऑफ पावर तो कर पाओगे, आपको तो साथ में इतनी एनिमी कंट्री बसी पड़ी हैं। फिर इफेक्टिवनेस बढ़ेगी अगेंस्ट न्यूक्लियर नेबर्स, हम तो देखो साफ तौर पे कह रहे हैं। अब देखो अगेंस्ट जो है वो लोग कह रहे हैं कि भाई देखो इनइफेक्टिव अगेंस्ट पाकिस्तान, क्योंकि उसका थ्रेशोल्ड टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से लोअर है, यानी कि जो लो यील्ड वेपन्स हैं उनसे ही आप उस टेरिटरी को ख़त्म कर सकते हो, तो क्या ज़रूरत है न्यूक्लियर लाने की। फिर यहाँ पर कह रहा है, फेवर वाले कह रहे हैं तुम्हें सिर्फ पाकिस्तान दिख रहा है, तुम्हें 1962 की वॉर भूल गई है, तो तुम क्यों ऐसी बातें करते हो। फिर यहाँ पर कह रहा है कि प्रूडेंट एंड नॉन एस्केलेटरी अप्रोच होनी चाहिए, कि हम ऐसी टेंशन जो हमारे चाइना के साथ है उसको दूर करने के लिए, रीजनल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए हमारी ज़रूरत है न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का रहना। बहुत डिबेटेबल था ना, इसीलिए सवाल आ गया। ठीक है, अब ये कह रहा है हाउ कैन द प्रेजेंट न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को हम कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं। इट माइट बी द क्वेश्चन इन योर मेंस एज वेल, क्योंकि 25 साल बीते हैं, तो आपको बिल्कुल जो भी बच्चे जा रहे हैं ना, करंट का जो ये चल रहा है ना, रिवाइज ज़रूर करके जाइएगा। इसीलिए मैं बहुत जल्दी में हूँ कि आपको जल्द से जल्द सारी वीडियोस प्रोवाइड कर दूँ, ताकि आप एग्ज़ाम्स में लिख भी पाओ, और अगर नहीं भी हो तो आगे तो देखो देना ही है जिन बच्चों को एग्ज़ाम, वो तो रेडी ही रहें। ठीक है, अपने आंसर्स वगैरह लिखने की प्रैक्टिस जारी रखिए आप। अच्छा, सबसे पहला कारण है, देखो तरीका होगा जिससे आप न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को स्ट्रेंथन कर सकते हो, दैट इज़ डेडिकेटेड डिफेंस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स। सबसे बड़ी बात, आप चाहते हो IMDP यानी कि इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की लाइंस पे डेडिकेटेड डिफेंस टेक्नोलॉजी का आना बहुत ज़रूरी है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करनी है ऑन मैसिव रिटेलिएशन कमिटमेंट, ताकि न्यूक्लियर वॉर वगैरह ना हो जाए, ये भी बहुत ज़रूरी है। देखो आपको रिटेलिएशन दुश्मनी नहीं निभानी जानी है, आप बस इतनी कोशिश करो कि आपको कोई थ्रेट ना हो और कोई फुल फ्लेज वॉर ना हो, इसका ध्यान रखना है, ज़्यादा दिमाग मत लगाना ना। फिर सिंक्रोनाइजिंग विद इवॉल्विंग फॉरेन पॉलिसी, यानी पीरियोडिक रिव्यू करना है कॉन्स्टेंटली, जो भी जियो स्ट्रेटेजिक वर्ल्ड ऑर्डर इवॉल्व हो रहा है। फॉर इंस्टेंस अमेरिकन एंड रशियन गवर्नमेंट है, वो न्यूक्लियर पॉलिसी को पीरियोडिकली चेक करती रहे। इंटेंसिफिकेशन देखे चाइना पाकिस्तान रिलेशंस का, क्या नेक्सस है बिटवीन रशिया के साथ और जियोपॉलिटिकली कैसे कैसे रहेगा। फिर बिल्डिंग अपॉन इट्स स्टेटस ऑफ ए रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर, आपको एक पोटेंशियल लीडर निकाल के देना है, ऐसे प्रमोट करना है ग्लोबल न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन एंड डिसआर्मामेंट। ऐसे एफर्ट लो जिससे देखो एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर की तरह हो। अगर आप विश्व गुरु बनना चाहते हो ना, तो छोटी छोटी चीज़ें ही बहुत बड़ा काम करेंगी। एक न्यूक्लियर पावर हो आप, माना, लेकिन रिस्पॉन्सिबल वे में रहो। ग्लोबली न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन एंड डिसआर्मामेंट पे ही काम करना है। ये मत सोच लेना कि CTBT NPT पे साइन नहीं किया तो हम जो मर्जी करें, प्लीज़ अपनी औकात में रहना है। इंगेजिंग इन मल्टीलेटरल डिस्कशंस में इसलिए रहो आप जाओ UN के अदर प्लेटफॉर्म्स पे बातचीत जब करते हो तो वहाँ पर भी इंश्योर करके आओ कि देखो हम सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बस हमने रखा हुआ है और कोई पर्पज़ नहीं है। दूसरा, कंडक्ट करना ओपन एंड ट्रांसपेरेंट डायलॉग्स होने चाहिए आपके अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ। प्रेजेंटली चाइना इज़ द ओनली अदर नेशन इन एडिशन टू इंडिया दैट प्रोफेस टू फॉलो डॉक्ट्रिन ऑफ NFU। तो आप भी प्लीज़ जैसे कर रहे हो वैसे ही, ताकि चीज़ें आपकी और क्लियर होती चली जाएँ। राइट, आगे हम चलते हैं। ये हमारे अब आएंगे शॉर्ट्स। ठीक है, तो होपफुली आपको अभी तक समझ आ गया होगा। कोई डाउट हुआ करे आप कमेंट सेक्शन में डाला करें। अच्छा देखो, इंडिया का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है जिसका नाम है रूमी 1 लॉन्च्ड। क्या बोला है? रूमी 1 लॉन्च्ड। रूमी 1 कैसे डेवलप हुआ? बाय तमिलनाडु एक स्टार्टअप है जिसका नाम है स्पेस जोन इंडिया। इसने मार्टिन ग्रुप के साथ मिलकर थ्रू धनधनी इन चेन्नई, सॉरी इफ़ आई स्पेल्ड रॉन्ग, तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना क्योंकि थोड़ा सा ही रहता है। ठीक है, तो ये लॉन्च जो हुआ मोबाइल लॉन्चर द्वारा यूज़ किया गया था। इसमें 3 क्यूब सैटेलाइट हैं, 50 पिको सैटेलाइट हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि किसी जगह का क्लाइमेट चेंज कितना हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कितनी हो रही है। क्योंकि क्यूब सैटेलाइट बेसिकली नैनो सैटेलाइट के, जिसमें 1 से 10 किलोग्राम की होती हैं।
पीको है तो वो स्मॉल सैटेलाइट है, 0.1 और 1 kg की होती है। तो इनसे आपको समझ में आ रहा है रूमी का काम क्या होगा, ये ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को देखेगा। इसके फीचर्स क्या है, ये हाइब्रिड रॉकेट इंजन है, यानी कि इसमें सॉलिड और लिक्विड प्रोपेलेंट दोनों हैं, जो कि एफिशिएंसी और ऑपरेशनल कॉस्ट दोनों को कम करती है। फिर एडजस्टेबल लॉन्च एंगल है, इसमें जो प्रिसाइज एडजस्टमेंट है 0 से 120 डिग्री है। फिर इलेक्ट्रिकली ट्रिगर्ड पैराशूट सिस्टम है यहाँ पर, इनोवेटिव, कॉस्ट इफेक्टिव, इको फ्रेंडली है यहाँ मामला। फिर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है क्योंकि यहाँ पर रूमी जो है 100% पायरोटेक्निक फ्री है। फिर रीयूजेबल रॉकेट की अगर बात करें तो रीयूजेबल रॉकेट जो है वो पेलोड रिलीज़ करता है, लैंड्स बैक ऑन अर्थ और इनको न्यू पेलोड पे लॉन्च किया जाता है। रीयूजेबल रॉकेट का फ़ायदा ये होता है कि इससे कॉस्ट बचती है, ये 65% चीपर है। फिर स्पेस डेब्रिस का इसमें इस्तेमाल कम होता है क्योंकि इसमें रॉकेट कंपोनेंट को मिनिमाइज डिस्कार्ड किया जाता है। दूसरा, इसका जो टर्न अराउंड टाइम है रॉकेट का वो आराम से फ्रिक्वेंटली होता है, यूज़ कर सकते हो आप, लेसर टर्न अराउंड टाइम है, आप आराम से लॉन्च कर सकते हो रॉकेट, अगर फिर दूसरा रॉकेट फिर दूसरा। तो यानी कि दिस टेक्नोलॉजी रियली हेल्प अस टू ग्रो इन द अर्थ में अच्छा काम ये करेगी। ठीक है, तो आपको इसका याद रखना है, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, हाइब्रिड रॉकेट इंजन है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली 100% है, इलेक्ट्रिकली ट्रिगर्ड पैराशूट सिस्टम है जो कि काफ़ी आराम से रॉकेट के कंपोनेंट को सेफ रिकवरी करवाता है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट शॉट पे जिसका नाम है अस्ट्रा मार्क 1 मिसाइल्स। एयरफोर्स ने ये अप्रूव करा है प्रोडक्शन ऑफ 200 अस्ट्रा मार्क 1 मिसाइल। क्या है ये BVR है। BVR क्या होता है, बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी कि ये एयर टू एयर मिसाइल है, ये बेसिकली हवा से हवा तक जाएगी, यानी कि ये आपकी इंटीग्रेटेड सुएमकाई जो 1 एयरक्राफ्ट है उस पर बेस्ड है। ये इंडियन एयरफोर्स के लिए होगी, 80 से 110 किलोमीटर तक इसकी रेंज है और ये सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट जैसी चीज़ों को भी डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखती है। इसको डेवलप करवाया गया है DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के बारे में पता होना चाहिए। DRDO ने सक्सेसफुली इसको फायर करा है। क्या होता है ये बेसिकली शोल्डर लॉन्च पोर्टेबल मिसाइल सिस्टम है। इसका डिज़ाइन इसीलिए किया गया था एनिमी टैंक्स को उड़ाने के लिए। लॉन्चर है, टारगेट पे भी जाता है, फायर कंट्रोल यूनिट की तरह भी काम करता है, हाईली एक्सप्लोसिव है और एडवांस इंफ्रारेड होमिंग सेंसर है इसके पास, बहुत वर्सेटाइल है, डे और नाइट दोनों में काम करेगा ये। फिर आता है गौरव। गौरव क्या है, DRDO द्वारा ये बेसिकली एक सक्सेसफुली मिड इन फ्लाइट टेस्ट है जो कि लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब की तरह काम करता है। Su-30 Mk-1 प्लेटफॉर्म के तहत इसको लाया गया है, हवा में इसको छोड़ा जाता है, लॉन्च किया जाता है। 1000 क्लास ग्लाइड बॉम्ब है इसके अंदर। ये टारगेट को लॉन्ग डिस्टेंस पे कवर करने के लिए करा गया है। तो याद रखना, गौरव एक ग्लाइड बॉम्ब है। इसमें हाई एक्यूरेट हाइब्रिड नेविगेशन स्कीम की तरह चलेगा। INS GPS के डेटा को इस्तेमाल करा जाएगा इसमें और इसको इंडिजीनियसली डेवलप करा गया है। हैदराबाद में रिसर्च सेंटर है, इमारत, उसने इसको इस्तेमाल करने को कहा है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़, जैसा कि हर सिक्योरिटी के टॉपिक्स में एक्सरसाइज जो रही होती हैं वो ज़रूर आती हैं और हर बारी आप देखते हो कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से ज़रूर टकराता है, तो इसीलिए इनको ज़रूर आप रिवाइज़ कर लिया कीजिए। अब इसमें क्या है, तरंग शक्ति, यानी जो इंडियन एयरफोर्स है उसने फेज़ 1 एक्सरसाइज तरंग शक्ति का होस्ट करा है सुलूर एयरबेस इन तमिलनाडु। इंडिया का पहला मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है ये। इसका काम है इंडिया के डिफेंस प्रोनेस और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का ताकि इंटरऑपरेबिलिटी फोस्टर हो पाए। IFF कंडक्टेड टू कंडक्ट बाइनली, कब होता है ये, हर 2 साल में तरंग शक्ति को किया जाता है। ठीक है, कहाँ पर, तमिलनाडु में किया गया है इस बारी और हर 2 साल में ये किया जाता है। उसके बाद उदारा शक्ति। उदारा शक्ति का मतलब क्या है, ये एक जॉइंट एयर एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया। मलेशिया में वीज़ा फ्री हो गया है, आप बिना वीज़ा के भी मलेशिया जा सकते हैं, तो उसी देश से हमारा उदारा शक्ति होता है। तीसरी चीज़ है पर्वत प्रहार, यानी कि लद्दाख में किया जाता है। ये हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर है ये, इसमें मिलिट्री इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है इंडिया चाइना बॉर्डर पर।
फिर मित्र शक्ति है, एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और श्रीलंका की, इससे इम्प्रूव होती है आपकी ऑपरेशनल प्रोफिशेंसी, इससे आपकी स्किल्स, एक्सपीरियंसेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं। खान क्वेस्ट है ये, इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया था 21वीं मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है ये कंडक्ट की गई थी उलन बतारा मंगोलिया के साथ। ये भी ध्यान रखना है, मित्र शक्ति किसके बीच में, इंडिया श्रीलंका, खान क्वेस्ट इंडियन आर्मी और मंगोलिया में। फिर एक मैरीटाइम पार्टनरशिप होता है जिसमें कि इंडियन नेवल शिप तब्बर पार्टिसिपेट करता है। मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज इंडिया और रशिया के बीच में की जाती है। तो याद रखना है आपने, मैरीटाइम पार्टनरशिप इंडिया रशिया के साथ है, खान क्वेस्ट इंडिया और मंगोलिया के बीच में होता है, मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, उदारा शक्ति इंडिया और मलेशिया के बीच में है। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर याद में रखनी है। अब हम सीधा चलते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट वाले टॉपिक पे जिसका नाम है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में हम क्या देखेंगे, सबसे पहला टॉपिक देखते हैं एनवायरनमेंट का, इसमें आएगा डिज़ास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2024। चिंता मत करना, एमसीक्यूज़ का पार्ट कल आएगा इकट्ठे वाली वीडियो में, तो उसमें आप अपना कर लेना, एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस भी परफॉर्म करना। अभी जब सुनते जाओ आप ध्यान से, डिज़ास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2024। देखो रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने डिज़ास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस करा लोकसभा में, ताकि हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 जो है वो अमेंड हो पाए। अब ये अमेंड हुआ है तो सारी बातें बड़े ध्यान से समझना। कह रहे देखो जो ये एक्ट था वो बनाया किस लिए गया था, ताकि कोई भी डिज़ास्टर आए उसको हम इफ़ेक्टिव ढंग से मैनेज कर पाएँ और उसके साथ काम कर पाएँ। अब लेकिन बिल का एम कुछ और है। 15 फिनेंस कमीशन ने जो हमें बोला था, हम चाहते थे बिल में और क्लैरिटी हो, रोल ऑफ अथॉरिटी कमिटीज़ की और क्लैरिटी के लिए हमने इसको चेंज करा है। अब बिल का कंपैरिजन दिया है, ध्यान से समझिएगा बिल का कंपैरिजन क्या है। अब इसके अंदर क्या है, प्रिपरेशन ऑफ डीएम प्लान्स, यानी डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान्स की प्रिपरेशन। 2005 तक प्लानिंग कैसे होती थी, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पर नेशनल प्लान्स बनते थे, स्टेट लेवल पर ऐसे ही डीएम प्लान्स बनते थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। अब क्या हो रहा है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डीएम प्लान्स करेगी। डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान्स ये मिल के बनाएगी। पहले अलग अलग होता था, अब एक साथ मिलके ही पूरे देश में एक जैसा हर स्टेट डिस्ट्रिक्ट के लिए अकॉर्डिंग टू दी वहाँ पर जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाया जाए। अब फंक्शन जो एनडीएमए एसडीएमए के पहले होते थे, तो डीएम प्लान जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का है, उसको रिव्यू करना है ना, फंड कितना देना, ये सब होता था। अब जो है वो पीरियोडिक होगा, डिज़ास्टर रिस्क को देखते हुए पीरियोडिक कितनी है, टेक्निकल अथॉरिटी की टेक्निकल असिस्टेंस की ज़रूरत कहाँ कहाँ कितनी है, ये सब यहाँ पर होगा। स्टेट एंड डिज़ास्टर डेटाबेस तैयार किए जाएंगे। डीएम एक्ट में तो कोई प्रोविज़न नहीं है, इसमें सिवियरिटी के अकॉर्डिंग देखा जाएगा, कितना सिवियर है, कितना फंड, कितना एक्सपेंडिचर देना पड़ेगा, वो सारा। फिर अपॉइंटमेंट की बात अगर आती है तो एक्ट प्रोवाइड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट एनडीएमए विद ऑफिसर्स वगैरह आप मिलेंगे। यहाँ पर कैटेगरी ऑफिसर्स एम्प्लॉयज़ की होगी। यहाँ पर अर्बन डीएम में पहले कुछ नहीं होता था, ना फॉर्मेशन यहाँ पर कुछ होता था, ना यहाँ पर कोई मैनेजमेंट कमेटी बैठती थी, लेकिन इस बार प्लान करा गया है। क्या प्लान करा गया है, बिल में साफ बोला हुआ है, एक सेपरेट अर्बन डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होगी, स्टेट कैपिटल सिटी की बैठेगी, एक्सेप्ट दिल्ली चंडीगढ़ को छोड़ दिया जाए, उसके अलावा बैठेगी। स्टेट गवर्नमेंट डिफाइन करेगी स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स के क्या काम है, स्टैट्यूटरी स्टेटस होगा इनका, याद रखना इस बात का भी आप। और एमसीएमसी कैबिनेट सेक्रेटरी को डील करेगी। अब ना देखो इस बिल के इश्यूज़ क्या हैं ये समझते हैं। सबसे पहला इशू है फिनेंशियल डिवोल्यूशन का ना होना, यानी जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है सेटअप करना, इक्विप करना अर्बन डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान को। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, क्यों, क्योंकि इनके पास ना इतना पैसा नहीं होता है। फिर दूसरी चीज़ है सेंट्रलाइजेशन की प्रॉब्लम। यार बिल में इतना ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दी गई है कि भैया स्टेट का क्या है, हिला ही दिया आपने तो फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को। फिर टेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी भी है। बिल कंकरेंट लिस्ट का पार्ट था, सेवन्थ शेड्यूल में सोशल सिक्योरिटी, सोशल इंश्योरेंस, एम्प्लॉयमेंट वगैरह 7th शेड्यूल का पार्ट होते हैं। डिज़ास्टर मैनेज नॉट मेंशन इन 7th शेड्यूल, है ना, तो वो भी एक बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन का भी टेस्ट है ये कि कैसे मैनेज होगा। फिर डिज़ास्टर की जो रिस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन है ना, ये बड़ी ख़तरनाक है। अब सोचो आप, हीट वेव एक नया कॉन्सेप्ट आया है।
अब हीट वेव को कहाँ नोटिफाई करा है आपने, लिखा ही नहीं है लिस्ट में, कहाँ लिखा है, कहीं नोटिफाइड करा ही नहीं है आपने डिज़ास्टर की लिस्ट में, ये एक समस्या है। अब डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट तो 2005 का है, वो सारा डिवेस्टेटिंग 2024 का 4 का जो सुनामी देखा इसी के तहत तो बनाया गया था। वाई वी हैव प्रिपेयर्ड, बिकॉज वी हैव सीन द डिज़ास्टर। 2004 का जो सुनामी बड़ा भयंकर था, इसीलिए तो 3 तरह की बॉडी इस्टेब्लिश की गई, प्लान तैयार करे गए, फंडिंग मैकेनिज्म तैयार करे गए। तो बिल 2024 का है, उससे हमारी यही उम्मीदें हैं कि हम डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन को कम करें, हम नया स्ट्रक्चर तैयार करें अर्बन डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का। चैलेंज जो है उससे डील करते हुए हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड रिस्क रिडक्शन, इसी का फर्दर टॉपिक हम चलते हैं। देखो टेक्नोलॉजी लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जैसे जैसे चीज़ें चल रही हैं टेक्नोलॉजी के बिना आप काम नहीं कर पाओगे। तो हम क्या कह रहे हैं, अपनी जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी को एडवांस कर दो, एआई ले आओ, मशीन लर्निंग ले आओ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स ले आओ। तो यूज टेक्नोलॉजी का कैसे करोगे आप, प्रिपरेशन को ऐसे करो, प्रिवेंशन टू प्रिपेयर्डनेस टू रिकवरी, रिस्पॉन्स टू रिकवरी। सबसे पहला काम करो प्रिवेंशन मिटिगेशन का। टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है प्रिडिक्ट करने में, कोई रिस्क है उसको रिड्यूस करने में। हमने बिल्डिंग हैजार्ड मैप्स बनाए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। फिर हमने प्रिपरेशन की बात करी कि कैसे हम एक इम्प्लीमेंट इमरजेंसी प्लान क्रिएट कर पाएँ, पोटेंशियल थ्रेट्स को कैसे मॉनिटर कर पाएँ, वेदर पैटर्न जो है उसको कैसे कर पाएँ। तो डिज़ास्टर प्रिडिक्शन एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम यानी रिमोट सेंसिंग का, ड्रोन्स का इस्तेमाल कर पाएँ। एग्जाम्पल के तौर पर गूगल डिज़ास्टर अलर्ट है, वो सारा एआई का डेटा वगैरह दे के ड्रोन्स वगैरह सब कुछ चेक करता है। ऐसे ही उड़ीसा का स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट मिटिगेशन अथॉरिटी है, सतर्क करके एक प्लेटफॉर्म बनाया है, उसमें ना वो बताएगा हमें कि हैज़ार्ड कैसे, जैसे आपको कहीं लाइटनिंग तो ज़्यादा नहीं हो रही है, कहीं फ्लड तो नहीं आने वाली, कहीं हीट की वेव्स की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, कहीं लैंडस्लाइड तो नहीं आने वाली, वो सारा सतर्क जो है वो बताएगा आपको। तो ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि देखो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की साइकिल जो है ना हमारी, प्रिपेयर्डनेस, प्रिवेंशन, ये प्री मामला होता है। फिर डिज़ास्टर मान लो आ गया, क्राइसिस ऑकर आ गया, तो रिस्पॉन्स में आप क्या करोगे, आपको रिस्पॉन्स में रिकवरी करनी है। तो सारे इवेंट्स को हम पकड़ लेंगे पहले ही। कैसे पकड़ लेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, वर्चुअल रियलिटी से, मोबाइल लर्निंग हब फिलीपींस जो है उसकी तरफ से, ये काम हम कर रहे हैं। अब रिस्पॉन्स में देखो, कोई भी मान लो इमरजेंसी आई गई है, तो टेक्नोलॉजी बड़ी मददगार होती है उसके लिए। आपको पता होगा कहाँ पे कौन अफेक्टेड है, आप फटाफट उस तक वहाँ चीज़ें पहुँचाओगे। सोशल मीडिया इतना ज़बरदस्त काम करता है, अर्थक्वेक डिटेक्शन जैसे ही आ जाता है हमें पता चल जाता है भाई हमें बच के जाना है अभी। इमरजेंसी कम्युनिकेशन जैसे देखो चैटबॉट बनाया था कोविड-19 में, WHO ने लॉन्च किया था, उससे पता चलता था, कम्युनिकेट होता रहता था कि पब्लिकली कितना फैल रहा है, इसको कैसे दूर करना है। तो बोला जाता था हमें घर पे बैठो, आप ये सारी चीज़ों की प्रिकॉशंस लो, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर लॉन्च करना, फिर एमरजेंसी का बस सर्च एंड रेस्क्यू करना बहुत ज़रूरी है। कह रहे देखो अभी जब ना वायनाड में इतना गंदा लैंडस्लाइड वगैरह हुआ, बहुत ज़्यादा जो वहाँ पे फ्लड आ गया, लैंडस्लाइड उतना बढ़ गया था, तो आप सोचो वहाँ पे ड्रोन्स की मदद से ही वहाँ पे क्रिटिकल नीड जो मुहैया करा सकते थे, वो सब कुछ वहाँ पर मुहैया वहाँ पे लोगों को कराया गया, तो निकाला गया बेसिकली। ठीक है, अब रिकवरी के लिए देखो टेक्नोलॉजी बड़ी मददगार है। डिज़ास्टर हो गया मान लो, उसके लिए 3D प्रिंटिंग वगैरह की मदद से, आप मशीन की मदद से, आप डिज़ास्टर में जो भी प्रॉब्लम हुई है, वैक्सीनेशन कहाँ देनी है, मेडिकल सप्लाई कहाँ करनी है, वो सारा हमें पता चल जाएगा। अब लेकिन इतना आसान नहीं है ये मामला, क्योंकि टेक्नोलॉजी के लिए देखो, चलो केरला में हमने कर लिया, हर जगह पे हम टेक्नोलॉजी के लिए फिट भी नहीं बैठते हैं। हमारे पास इतनी टेक्निकल नॉलेज वाले बच्चे नहीं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डिजिटल डिवाइड है हमारे देश में। फिर हाई कॉस्ट बहुत है, एआई ड्रोन्स को इस्तेमाल करो, बहुत पैसा लगेगा आपका। डेटा रिक्वायरमेंट की बात करो तो डेटा इज़ क्रिटिकल इनेबलर, डेटा ही सब कुछ होता है, डेटा का एक्सेस ही नहीं हो पाएगा टाइमली और रेलेवेंसी खत्म हो जाएगी, तो कैसे करोगे। अब ऐसे कौन कौन से स्टेप्स लिए जाएँ जिसमें कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डिज़ास्टर मैनेज कर पाओ। तो उसके लिए इसरो का डिज़ास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट प्रोग्राम है, नेशनल डेटाबेस तैयार करा गया है, एक जीमिनी डिवाइस है जो क्या करता है, सैटेलाइट डेटाबेस है, ये ना आपको वार्निंग देता रहता है फिशरमैन को कि देखो बहुत सुनामी आने वाली है, चलो रुक जाओ, साइक्लोन आने वाला है, रुक जाओ अभी, तो उनको पता चल जाता है। ऐसे ही आई फ्लो मुंबई करके है, वो भी ना आपको ना कोई अगर मुंबई में फ्लड आने वाले तो वो पहले ही बता देता है, तो उससे ना लोग सतर्क हो जाते हैं कि यार अब ना हमें ये सारी चीज़ें करनी है। तो डेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंटीग्रिटी बहुत बड़ा सवाल है। देखो लोगों की ना इससे उसकी ज़िंदगी, हमारी प्राइवेसी वगैरह सब इस पर निर्भर करती है। फिर वुमेन के बाद बड़ा लिमिटेड एक्सेस है टेक्नोलॉजी का, क्या करेगी वो, क्राइसिस को कैसे डील करेगी। तो हमारा ना बड़ा मामला ख़राब है, जेंडर डायमेंशन भी हमारे साथ एक जुड़ी हुई है। तो वे फॉरवर्ड में कह रहे हैं, देखो सबसे पहले ना ये काम आप ना पब्लिकली खाली नहीं कर पाओगे, आप प्राइवेट सेक्टर के लोगों को बुलाओ और उनका पार्टिसिपेशन बढ़वाओ, ताकि टेक्नोलॉजी का गैप जो है वो ब्रिज होता चला जाए। तो पहले ये काम करना है। दूसरा फिर क्या करोगे आप,
एक तो ये कर लिया आपने, टेक्नोलॉजी का गैप खत्म कर दिया, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर लो। दूसरा, डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करने के लिए और टेक्निकल कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए आप क्या करो, लोगों में अवेयरनेस, और जो भी आपके बंदे जो बैठे हैं जॉब पे उनको स्किल और डिजिटल लिटरेसी कॉन्टीन्यूस प्रोवाइड करते जाओ। कॉन्टीन्यूस का मतलब है अपस्किलिंग रिस्किलिंग करते जाओ, उनको प्रोवाइड करते रहो, अपग्रेड करते रहा करो उनको, कहने का मतलब ये है। फिर कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन स्ट्रेंथन करना आपकी ज़रूरत है उनको, ताकि कम्युनिटीज़ को इफेक्टिवली डील कराने के लिए आपको तैयार भी तो करना पड़ेगा यार। कम्युनिटी के लोगों को तो तैयार करने के लिए आपको उस रिस्क से बचने के लिए करना पड़ेगा ना, तो करो आप ये काम। फिर देखो इसी में ना एक कॉन्सेप्ट आता है जो आपको ज़रूर पता होना चाहिए, उसको कहते हैं हम पैरामीट्रिक इंश्योरेंस। बड़े ध्यान से समझना क्या होता है। सबसे पहले ये जान लो फैक्चुअल डेटा कि नागालैंड भारत का ऐसा पहला राज्य है जिसने डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर पैरामीट्रिक इंश्योरेंस सोल्यूशन निकाला है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ साइन करके। अब क्या होता है ये पैरामेट्रिक इंश्योरेंस, यानी कि जब भी कोई लॉस कॉजिंग इवेंट होने वाला हो, एग्जाम्पल के तौर पर भूकंप आने वाला है, तो ये क्या करता है, इंश्योरेंस दे देता है। लॉस नहीं एक्चुअल जो हुआ वो नहीं करता कवर, ये क्या करता है उससे पहले ही काम कर देता है कि प्रोबेबिलिटी कितनी है लॉस कॉजिंग इवेंट की, उसके बेसिस पे इंश्योरेंस दे देता है। यानी एक स्पेसिफाइड आपको पेमेंट मिल जाएगी अगर ये चीज़ होती है तो, ठीक है। प्री डिफाइंड हो जाता है कि इतना पैसा आपको मिल जाएगा। तो इसमें क्या क्या कवर होता है, इंश्योरेंस किस किस के लिए मिलता है, अर्थक्वेक आ गया, ट्रॉपिकल साइक्लोन आ गया, फ्लड आ गई है, तो उसका मैग्नीट्यूड स्पीड वगैरह चेक करके ये लोग इंश्योरेंस देते हैं। अब ट्रेडिशनल इंश्योरेंस में क्या होता था, इवेंट के घट जाने के बाद आपको चीज़ें मिलती थी। पैरामेट्रिक इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है कि लॉस कॉजिंग इवेंट अगर होता है तो एक्चुअल लॉस के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कितनी जितनी संभावनाएं हैं उसमें हम ये करेंगे। तो नागालैंड ऐसा भारत का पहला राज्य है जिसने ये करा है। इससे कवरेज आपका बढ़ेगा और जितने भी ऐसे विंडस्टॉर्म वगैरह आ जाते हैं उस सबको आपको इसमें किया जाएगा। अब पैरामेट्रिक इंश्योरेंस का फ़ायदा पता है क्या होता है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसका पे आउट स्पीड अप हो जाएगा। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि पहले लॉस हो तब जाके मैं भरूंगा तो मेरे को लॉस मिलेगा। स्पीडी पे आउट है, सेविंग क्रेडिट की तरह मिल रहा है आपको, पहले से ही मिल जा रहा है। सर्टेनिटी है कि मेरे पास पैसा तो पड़ा ही, अब जो होए। ट्रांसपेरेंसी है, पता है इंश्योरेंस और पॉलिसी होल्डर को कोई अनफेयरनेस नहीं है, पहले से ही वो पैसा दे चुका है, उसको पता है ये डील्स है, छुट्टी। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, उसमें आप पढ़ेंगे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर इन इंडिया। रिन्यूएबल एनर्जी का जो 2024 का डेटा है पाई चार्ट द्वारा बड़ा ही सुंदर ढंग से मैगजीन ने कवर करा है। साफ बोला है, देखो इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी मिक्स है वो सोलर, विंड, स्मॉल हाइड्रो है, वेस्ट एनर्जी है और बायोमास से होता है। सबसे ज़्यादा हम सोलर एनर्जी से, हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी सबसे ज़्यादा जो हम निकालते हैं वो सोलर एनर्जी से निकालते हैं। फिर विंड है, फिर स्मॉल हाइड्रो है, फिर आपका स्मॉल हाइड्रो से पहले बायोमास कॉन्ग्रेगेशन है, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को 165% 10 साल में बढ़ाया है। मतलब हमने इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकालना शुरू कर दिया है। अब हम सभी जानते हैं रिन्यूएबल एनर्जी का साफ सा मतलब है कि जब हम ऊर्जा को, एनर्जी को नेचुरल सोर्सेज से डिराइव करते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं, अभी रिप्लेनिशेबल हायर रेट पर आप इसको रिन्यू कर सकते हो। रिन्यू का मतलब ही क्या है, ये प्लेंटीफुल है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये कभी भी आप निकाल लो, ये ख़त्म होने वाली नहीं है। जैसे कोल और पेट्रोल क्या है, वो तो ख़त्म हो जाएगा एक दिन, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी को आप बार बार रिप्लेनिश कर सकते हो हायर रेट पे। अब इसका भारत में करंट स्टेटस पता है क्या है, इसका जो कैपेसिटी है वो 43.12% है। इंडिया 4th है ग्लोबली रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को यूज़ करने में। 4th हम विंड पावर में है, 5th हम सोलर वोल्टिक फोटोवोल्टिक पावर में है। अब फर्स्ट टाइम हमने 200 गीगावाट जो है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से निकाला है, बड़ी बड़ी अचीवमेंट है। सोलर पावर से हमने 85.47 एनर्जी निकाली। तो जो आर टारगेट्स इंडिया में है वो ये है कि इंडिया, भारत ये चाहता है और हमने ये प्रॉमिस भी किया है वर्ल्ड के आगे कि 2030 तक हम नॉन फॉसिल फ्यूल से 500 गीगावाट तक निकाल लेंगे। और देखो हमने 200 गीगावाट तक कर भी लिया, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है ना। अब एटलीस्ट हाफ ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट हम चाहते हैं कि हमारा 2030 तक ये काम हो जाए। अब वाई वी आर सो मच फोकसिंग ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि हम जानते हैं इसी से ग्रीन हाउस इमिशन खत्म होगा, कार्बन की इंटेंसिटी कम होगी, एनर्जी की सिक्योरिटी बढ़ेगी भारत राज्य में, भारत देश में। फिर एक्सेस एनर्जी का बढ़ेगा, पुअर के पास भी एनर्जी जाएगी, वो भी इलेक्ट्रिसिटी पर बैठ के बच्चा पढ़ाई कर पाएगा, बिजली की आवश्यकताएं पूरी होंगी, जॉब्स क्रिएट करेगा ये, जिसके सारे इतने फ़ायदे हैं। लेकिन चैलेंज भी वहीं पर है, बहुत पैसा लगता है,
एनर्जी को रिन्यूएबल एनर्जी से अगर आप कंपेयर करते हो ना फॉसिल फ्यूल से, बहुत पैसा लगता है। मटेरियल जो नेचुरल रिसोर्सेज का है उसके बहुत कॉस्ट निकलती है। हाईली डिफ्यूज नेचर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है। फिर लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर आपको देखना पड़ेगा इसमें कितना पोटेंशियल है, इसका कन्वर्जन रेट कितना है। लीज पे लैंड ढूंढना आसान है कोई, बहुत मुश्किल काम है। फिर पुअर डिस्कॉम परफॉर्मेंस हमारी बड़ी ख़राब रहती है। जितनी भी ये पावर परचेज अग्रीमेंट किए जाते हैं थर्मल पावर वगैरह पर, इसी में इतनी ये अच्छे से काम नहीं कर पाते, कैपेसिटी इनकी बड़ी कम है। और सोलर पावर को तो परचेज करने में ही कैपेसिटी बड़ी कम लगती है। फिर जो आरपीओ टारगेट है, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस हैं, उससे जो प्रोक्योर करवाते हैं हर साल सर्टेन मिनिमम अमाउंट रिन्यूएबल एनर्जी का, वो हर साल लेंगे। स्टोरेज कंसर्न है, कहाँ स्टोर करके रखोगे, वेदर कंडीशन का थोड़ा ना कुछ पता है। सोलर एनर्जी देखो, आप सोचो इस बार इतने एक्सट्रीम 2024 में वेदर कंडीशंस रही हैं। आप जनवरी से लेके सितंबर तक का पूरा डेटा वेदर कंडीशन का देखो आप, कई बार कितने दिन ऐसा हुआ सन निकला ही नहीं ठीक से। अब क्या करोगे, कहाँ स्टोर करके रखोगे। ग्रिड बैलेंसिंग चैलेंज है बहुत बड़ा। सडन ड्रॉप हो जाए रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन में तो आप तो समझो पूरा ग्रिड बैठ जाएगा। अब कहाँ से एनर्जी लाओगे। फिर एनवायरमेंटल की बड़ी दिक्कत है। जो बैड बर्ड्स हैं, बैट्स होते हैं, ये विंड टरबाइन से कोलाइड करते हैं और बेचारों की डेथ हो जाती है। माइग्रेशन सीजन में इनको बड़ी दिक्कत होती है। लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन प्रोडक्शन करोगे तो पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी। पानी तो वैसे ही कम है और कहाँ से लाओगे इतना पानी। तो इतना आसान नहीं है इसको पूरी तरह इम्प्लीमेंट करना। तो चैलेंजेस हैं इसके अंदर अभी भी। सोलर में एनर्जी है, हीट वेव की दिक्कत, इम्पैक्ट पड़ेगा। चाइना की डोमिनेट करता है पीवी, हम चाइना पे बहुत इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे ये पीवी मॉड्यूल सप्लाई चेन। फिर विंड में स्किल की प्रॉब्लम है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन है ही नहीं हमारे पास, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हाइड्रो में हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए लोअर रेनफॉल वाले रीजन्स के लिए, जो सदर्न एरिया है जहाँ पर बारिश ठीक से नहीं होती, वहाँ क्या करोगे। लोगों को डिस्प्लेस कराना, डिसरप्ट होना इकोलॉजी का, फिर आसान नहीं है ना इतना काम ये सारी चीज़ें। बायोमास की अपनी समस्याएं हैं, फीड स्टॉक सप्लाई इतनी नहीं होती है, बायोमास ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म इतने नहीं हैं। वेस्ट टू एनर्जी की बात करते हो तो टेक्निकली इतना आसान नहीं है वेट सॉलिड वेस्ट को देन ड्राई वेस्ट को करना। ड्राई वेस्ट को कैसे, बड़ा डिफिकल्ट होता है उससे पावर जनरेट करना, कैसे करोगे। तो कह रहे देखो, माना कि आप जो की इनिशिएटिव ले रहे हो उसमें काफ़ी सक्सेसफुल हो रहे हो, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी बातें हैं। तो कह रहा देखो, हमने रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए लगा तो बहुत दिया है, हमने सोचो 100% FDI कर रखा है, ऑटोमेटिक रूट से कोई भी आए काम करे। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है कि जो भी अपने घर में रूफटॉप इंस्टॉल कर लेंगे अपने घरों में, इन 1 करोड़ हाउस होल्ड में, बल्कि करा भी गया है कई जगह पे, बहुत इससे जनरेट हुआ है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं। सोलर पार्क स्कीम चलाई जा रही है कि प्लग एंड प्ले जो आपका है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो जाए। फिर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2023 है, इसका काम है 5 मिलियन मेट्रिक टन्स के टारगेट को अचीव करना। तो वे फॉरवर्ड में यहाँ ये कह रहे हैं कि हम ना एनर्जी की कैपेसिटी के स्टोरेज को बढ़ा दें। एनर्जी का जो स्टोरेज सिस्टम है, पम्प स्टोरेज, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, बैटरी स्टोरेज है, सब यूज़ किया जा सकता है स्टोर करने में एनर्जी के लिए। और सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेशन बहुत है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए क्या, नीड्स टू वर्क विद स्टेट गवर्नमेंट, ताकि वो एक्सक्लूसिव लैंड वगैरह ढूंढ पाए। मस्ट रन स्टेटस का मतलब क्या होता है, जो कंसर्न पावर प्लांट है वो सप्लाई कर सकती है इलेक्ट्रिसिटी टू द ग्रिड। फिर फिनेंसिंग इनोवेशन बढ़ेगी, इससे स्टैंडर्डाइजेशन बढ़ेगा कॉन्ट्रैक्ट्स का, अपग्रेड होगा ग्रिड टेक्नोलॉजी एंड ऑल, इससे सारे के सारे इनके पास विजिबिलिटी बढ़ेगी ग्रिड स्टेटस की। एक स्टैंडर्डाइज्ड आपका ये रिन्यूएबल एनर्जी का जो फोरकास्टिंग अच्छी होती चली जाएगी। और लैंड यूज़ का ऑप्टिमाइज इस्तेमाल होगा, यानी वेस्ट लैंड का इस्तेमाल अच्छा हो जाएगा, मार्जिनल लैंड का। जितने भी रूफटॉप वगैरह आप लगाओगे उससे आपका जो कंपटीशन होता था एग्रीकल्चर फॉरेस्ट लैंड में लड़ते रहते, तो लैंड का अच्छा इस्तेमाल हो जाना शुरू हो जाएगा। यही काम आपको करना भी है। इन कामों को करोगे तो इससे आप बहुत सारा यूज़ निकाल पाओगे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का। सी लेवल राइज गाइस कल करेंगे, आज के लिए इतना ही। कल हम एनवायरनमेंट पूरा कंप्लीट कर देंगे, विद MCQs भी लाएंगे। तब तक के लिए आप ध्यान से वीडियो को सुनिए। अगर कोई भी डाउट आता है, आपके पास कमेंट सेक्शन है, आप लिख सकते हैं उसमें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।